नरेंद्र मोदी जी के 25 साल के राजनीतिक इतिहास में शायद पहली बार वो सबसे कमजोर विकेट पर दिखाई दे रहे हैं। मानसून सत्र पूरा का पूरा बह गया, ना प्रधानमंत्री आए ना गृह मंत्री आए, और उसके बाद में राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यक्रम में एक के बाद एक कई हमले बोले और एक के बाद एक जो मोदी जी की छवि बनाई गई थी उस छवि के अंदर छेद करने की कोशिश की, तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, या फिर अभी इसके बाद में जो अगला सत्र आएगा विंटर सेशन उसमें चीजें बदल जाएंगी, और उसके बाद में यूपी का चुनाव आ रहा है और यूपी के चुनाव में वही होगा जो 2021 में किसान आंदोलन था, उसके बाद में मोदी जी ने माफी मांगी और माहौल पूरा बदल गया। अभी पिछले कई महीनों से या कई दिनों से आप ये कहिए लगातार मोदी जी वो बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर 2027 में यूपी चुनाव के नतीजे अगर वो नतीजों में तब्दील हो गए इंडिया गठबंधन के हिसाब से, तो जो ये हवा बन रही है ये हो सकता है कि फिर आंधी में तब्दील हो जाए। और अगर यूपी चुनाव के नतीजे उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से विपक्ष सोच रहा है, तो फिर इसके बाद में वो भी हो सकता है कि लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये यही रहेंगे, यानी भाजपा ही रहेगी भले ही विपक्ष कुछ भी करे। अब आखिरकार जमीन की स्थिति क्या है, क्या कुछ हो सकता है, आगे आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए कितने अच्छे दिन आएंगे, कितने बुरे दिन आएंगे, इंडिया गठबंधन के लिए कैसे दिन आएंगे, और विपक्ष की जो राजनीति है जिसमें सपा और कांग्रेस का गठबंधन किस तरीके से होगा, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और क्या वाकई जमीन पर इस हवा को, ये जो मूवमेंट बना है, इसको विपक्ष उतार पाएगा, ये सारे सवाल हैं। और इन्हीं को समझने के लिए मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया प्रोफेसर रविकांत साहब से, और आप जानते हैं कि किस तरीके से तेज तर्रार तरीके से वो बोलते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। और आपसे बेहतर लखनऊ की हवा को कौन समझ सकता है, आपसे बेहतर लखनऊ के बारे में कौन बता सकता है, और लगातार कल आप राहुल गांधी के प्रोग्राम में भी मौजूद थे, तो आपको क्या लग रहा है दिल्ली में जो हवा बनी है, चाहे वो सीजेपी ने प्रेशर दिलवाया या विपक्ष का प्रेशर था, राहुल गांधी भी लगातार छात्रों की गूंज से कार्यक्रम कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मानसून सत्र में मोदी साहब आ नहीं पाए, अमित शाह नहीं आ पाए, फिर कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमला बोला, क्या ये चीजें आपको जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए धर्मेंद्र जी, छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल जी लंबे समय से कर रहे हैं, कोटा से उन्होंने शुरू किया था, लेकिन जब उन्होंने अल्मोड़ा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, उस समय रिया जो बेटी थी जिसने आत्महत्या कर ली, उसके पिता के जो आंसू थे वो आंसू सैलाब बन करके दिल्ली पहुंचे थे। और दिल्ली में जो जंतर मंतर पर छात्र नौजवान थे, उनकी माताएं थी, उनके पिता पहुंचे हुए थे, वो क्या मांग रहे थे कि हमारे इन आंसुओं का इंसाफ हो, हमारे उन बच्चों का इंसाफ हो। ये सरकार इस देश के 60 करोड़ नौजवानों की गुनहगार है। ये वो नरेंद्र मोदी सरकार है जिन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था। इनकी पूरी सत्ता उन गुनाहों के खून से रंगी हुई है, और इसीलिए उन छात्रों नौजवानों को मजबूर होना पड़ा। लाठी खाने की किसी को शौक है क्या? इस देश के 750 किसानों की शहादत हुई, उनको शौक था क्या? नहीं। इस सत्ता की बर्बरता ने पहले तो डराने की कोशिश की, लेकिन जब लोग निकले, वो नौजवान निकले, वो जेनजी निकले, वो बेटियां निकले, तो इन्होंने बर्बरता की। उन पर लाठियां ही नहीं बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, AK-47 भी चली, पैलेट गन चली। और इसको लेकर के जब राहुल गांधी ने घेरा और प्रधानमंत्री के आवास के बाहर घेरा, वो सीधे चुनौती थी कि ऐसी सत्ता को हम बख्शेंगे नहीं, ऐसी सत्ता को हम नहीं छोड़ेंगे जो इस देश के नौजवानों के सपनों के खून के प्यासी। और वहां से जो हुजूम उठा है, आपने कहा कि ये मानसून सेशन बह गया, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं आपकी बात को कि रिया जैसी तमाम बेटियों और तमाम बेटों के माता पिता के ये आंसुओं का सैलाब था।
एक दिन हिम्मत नहीं हुई गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की कि विपक्ष के सवालों के जवाब दें। सवाल किसके थे? विपक्ष के अपने सवाल नहीं थे, ये सवाल इस देश के करोड़ों नौजवानों के रोजगार के सवाल थे। और ये वो सरकार है जो ये भी कह करके आई थी कि जो राम को लाए हैं, और इन्होंने क्या किया धर्मेंद्र जी, धर्म के साथ खिलवाड़ इनका एक पुराना नाता है, खैर कोई आज का नहीं है। ईश्वर के नाम पर इन्होंने वोट मांगे, राम के नाम पर वोट मांगे, लेकिन वहां पर भी ये डकैती डालने से बाज नहीं आए। इनको कोई डर नहीं है, ये इनकी कोई आस्था नहीं है। और ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष पूरे तरीके से मुस्तैद है, और उत्तर प्रदेश में इन्हें नाकों चबवाने के लिए मजबूर कर देंगे। उत्तर प्रदेश की जमीन, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश का दलित हो, पिछड़ा हो, उत्तर प्रदेश के महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, वो उस बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें वो बटन दबाने को मिलेगा। तो ये हवा जमीन पर जा रही है, ये हवा पूरे तरीके से जमीन, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जमीन से हवा बनी है। विपक्ष का जो रोल है वो रोल तब आता है जब लोग यहां पर त्राहिमाम कर रहे थे, लोगों का संघर्ष वहां आया। मैं इसको बहुत विनम्रता के साथ स्वीकार कर रहा हूं। देखिए, राहुल जी के पूरे मूवमेंट को तो ये क्रश कर देते हैं। एनएसवाई के छात्र, युवा कांग्रेस के छात्र इसके पहले से सड़कों पर थे। इन्होंने क्या किया? कहीं टेलीविजन पर कोई खबर थी? आप जैसे इस देश के जिम्मेदार पत्रकार केवल दिखा रहे थे, बाकी कहीं कोई खबर थी? इन्होंने पूरे तरीके से उसको जमींदोज करने की साजिशें रची। लेकिन तब उस नौजवान पीढ़ी ने, उनके माँ बाप ने समझा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और हम लोगों ने देखा कि वो कह रहे थे मार लो जितनी लाठियां मारनी है, लेकिन हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाओगे। और वो तमाम जो पुलिस वाले मार रहे थे लाठियां, सच्चाई तो राहुल जी ने बताई ना, कि जब उनको उठा करके ले जा रहे थे तो कह रहे थे कि साहब इनको हटाइए। तो ये हवा जमीन पर मौजूद है, और विपक्ष का यही दायित्व होता है कि जो जनता का दुख दर्द है, जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनके सवाल हैं, उन सवालों को वो संसद में उठाए, और संसद में अगर नहीं पहुंचे तो सड़क पर लेकर के आए। और वो काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ये ताकत विपक्ष से नहीं आई है, बल्कि जनता से विपक्ष के अंदर ये ताकत गई है। तो अब सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष वो जनता के अंदर इतनी ताकत या इतना जोश भर पाएगा कि वो बैलेट में भी तब्दील होता हुआ नजर आए? क्या चुनाव में वो चीज़ें वही रहेंगी जो 2021 में किसान आंदोलन हुआ, हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है, और उसके बाद में पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी जीत गई, और सारी चीज़ें फिर कैसे बदलती हुई नजर आई? हाँ, नहीं, बिल्कुल आपका बहुत वाजिब सवाल है। लेकिन तब से गंगा जमुना में पानी बहुत बह गया है। ये बरगलाते भी तो बहुत है ना, उन्हीं के चेहरे लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अब माहौल दूसरा है, और मैं पूरी विनम्रता से ये स्वीकार कर रहा हूं कि इस देश के लोग खड़े हो गए। क्योंकि विपक्ष को तो इन्होंने कहीं ईडी से डराया, अरे साहब पूरी सरकार लूट ले गए। ये बंगाल में देखा, 20 सांसद आप लूट करके ले गए। अब कहां छोड़ा? आम आदमी पार्टी के आप लूट करके ले गए। और सच्चाई तो ये है धर्मेंद्र जी, कभी आप आंकड़ा निकालिएगा, कांग्रेस के कितने बैठे हैं इनके यहाँ? गए तो सब यहीं से, किसी को ईडी से डराया, किसी को दूसरे और चीज से डराया, किसी को भरमा लिया, किसी को बहका लिया। और राहुल जी ने स्पष्ट कहा ना कि यहाँ लंगड़े घोड़ों का काम नहीं है। जिसको कोई डर ना हो, जो संघर्ष का आदी हो, वो इधर रह जाए। तो लोगों को डरा, विपक्ष को इन्होंने बहुत कमजोर कर दिया, और इसीलिए राहुल गांधी जी को यह कहना पड़ा। उन्होंने इन चीजों को समझा कि अब प्रतिरोध की राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष को तो ये तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और खरीदेंगे, धमकाएंगे, ये सब करेंगे। तो अब तो जनता की राजनीति। हाँ, कल आप राहुल जी के कार्यक्रम में भी थे, वहां एक बड़ी बात उन्होंने कही कि विपक्ष के नेता या कांग्रेस के नेता, पत्रकार वो आते थे, वो कहते थे कि 10 साल लग जाएंगे बीजेपी को जाने में, और अब कहते हैं कि नहीं नहीं देखो 1 साल में ही हो जाएगा, अभी होने वाला है। तो क्या सच में अब 27 पहले होगा, फिर 27 के बाद 29 भी होगा? आपको भरोसा है, यकीन है ये चीजें जमीन पर जाएंगी, आप नतीजों में तब्दील कर पाएंगे? देखिए धर्मेंद्र जी, आप भी इस बात की गवाही देंगे कि राहुल गांधी ने कभी झूठी बात नहीं की। होता है कई बार हम वर्कर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कभी वर्कर्स को भी इस तरह से नहीं कहा।
वो उस रुख को भांप रहे हैं। और उन्होंने 1 साल पहले क्या कहा था कि लोग सड़क पर आएंगे डंडा लेकर के, लेकिन ये तो सत्याग्रह है। गांधी जी के मूल्यों की ताकत है कि वो सड़क पर लाठी खाने के लिए आए, लेकिन उन्होंने जो अपने मीम्स में, जो अपने गीतों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पूरे गुब्बारे को फाड़ दिया, वो बता दिया कि साहब ये देश, इसको सैल्यूट करना पड़ेगा इस जैन जी को, कि इसने उन लोकतांत्रिक मूल्यों के जरिए पूरे सहिष्णुता के साथ जो व्यंग किया, जो सटायर किया, उससे ये सत्ता पूरी तरीके से धराशायी हो गई। 56 इंच की छाती वाले 56 इंच के बंदर में तब्दील कर दिया इस देश के नौजवानों ने। अब जो हवा है, वो हवा सच में, अभी एक आपने सर्वे देखा होगा, वो सर्वे जो कह रहा है, इधर सर्वे बंद हो गए। आपने देखा पिछले 4-5 महीने से कोई सर्वे हुआ हो? पहले तो हर 3 महीने में सर्वे आता था, मोदी जी टॉप पर है, मोदी जी टॉप पर है। हर महीने भी आता था। एक सर्वे सिर्फ आया है और उसने इस बात को रेखांकित किया है, और उनका सैंपल भी ठीक है, 2-2.5 लाख के बीच में है, शायद 2,33,000 कुछ ऐसे है सर। वो सैंपल भी ठीक है। हालांकि हम लोग सर्वे को बहुत तवज्जो नहीं देते, लेकिन उस सर्वे में क्या दिख रहा है कि राहुल गांधी इस पूरे देश में सबसे लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री के तौर पर 50% से ज्यादा लोग उनको पसंद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से लेकर के दूसरी नीतियों में फेल उनको बता रहे हैं। तो माहौल तो पूरी तरीके से बदल चुका है। जो आपका सवाल है, और मैं भी उसकी बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं कि बड़ा गहरा सवाल है, हमारे लिए वो चुनौती है, कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए वो चुनौती है कि कैसे हम इसको तब्दील करेंगे। लेकिन विपक्ष इस समय निहत्था है। वो एक रामचरितमानस की चौपाई है ना कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा। विपक्ष हमारा शस्त्रास्त्र विहीन है, उसके पास क्या है? यहाँ तो साहब अंबानी अडानी बैठे हैं, बहुत पैसा है, और इसीलिए राहुल जी हो या कोई विपक्ष का नेता, वो यही कह रहा है कि आपको अपने हथियार उठाने होंगे। आपका जो वोटर का अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है, इससे इनको उखाड़ फेंकना होगा। हम आपके साथ खड़े हैं, आपसे पहले हम लाठी खाने के लिए खड़े हैं। और राहुल जी ने जो दिखाया कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी हम बैठेंगे, इस्तीफा भी लेंगे, और अमित शाह का भी होगा। उखाड़ फेंकेगी इस देश की जनता ही, क्योंकि विपक्ष थोड़ा दुबला है, मैं मान रहा हूं। अब ये डराने की फिर कोशिश करेंगे। लेकिन यूपी में तो ताकत बड़ी है, 43 सांसद हो गए अब आपके, बीजेपी हारी है 2024 में। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में, वैसे भी उत्तर प्रदेश में थोड़ा वो भी है, योगी बनाम भी चल रहा है धर्मेंद्र जी, वो भी चल रहा है। ये जो राम मंदिर में डकैती का जो पूरा इशू था, आपने देखा गोदी मीडिया पर भरपूर चला, तो वो लॉबी भी इधर निपटाना चाहती है। और दूसरा जो जनमानस है वो तो देख ही रहा है कि अन्याय चल रहा है साहब, यहाँ बुलडोजर चल रहा है। यहाँ आपने स्कूल बंद कर दिया 1 लाख से ज्यादा, और आपने ठेके खोल दिए। प्रधानमंत्री नशा मुक्ति कार्यक्रम चला रहे हैं, यहाँ ठेके खोल रहे हैं। ये ढोंग जो है इस सरकार का, सबको मालूम है। राज्यपाल महोदया कह रही है कि साहब ड्रग्स आ सकता है टिफिन में, खाने के टिफिन में। हम सैंपल लेकर के लखनऊ जा रहे हैं, सैंपल बदले जाते हैं। ये खुद राज्यपाल महोदया, और अब तो राज्यपाल को ये कहना कि साहब संवैधानिक पद पर है और वो पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये तो सब गुजरे जमाने की बातें हो गई। अब तो एजेंट की तरह राज्यपाल काम करते हैं। और वो जब सवाल उठा रही है तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रदेश में भयानक अराजकता है, कितनी हत्याएं हुई हैं, यहाँ बेलगाम है जो पूरा अपराधी तंत्र है, उनको कहां कहां से संरक्षण मिल रहा है, दलितों के साथ क्या हुआ, पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है, और जो बेचारा माइनॉरिटी है वो तो बेचारा है, उसके साथ तो जो हो रहा है वो सब कभी भी बुलडोजर चल जाएगा, उसके पास कागज भी होंगे तब भी चल जाएगा। आपको कितना चांस दिखाई दे रहा है यूपी में सरकार बदलने का? स्ट्रॉन्ग आप फीलिंग अपनी बताइएगा। उत्तर प्रदेश में एक तो ये है कि सपा और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। जितना मैं अपने सेंट्रल लीडरशिप को जानता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वो थोड़ा बहुत होता है सीटों को लेकर के, और ये चलेगा आखिर तक। लेकिन इस सत्ता को, इस बर्बर सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जो सोशल डेमोक्रेटिक और संविधान को मानने वाली शक्तियां हैं, वो सब एक साथ आएंगी। और जमीन जो है वो इस समय
इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बेताब है। किसान मर रहा है वो आवारा पशुओं की वजह से। कौन है जो इस समय इनके साथ खड़ा हो? कुछ चंद लोग हैं जो माल पानी कमा रहे हैं। एक्सप्रेस वे बन रहा है, सब बड़ा भयानक घोटाला हो रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट भयानक। इस समय कोई भी सरकारी संस्थान आप चले जाइए, करप्शन 10 गुना बढ़ा है। हम ये नहीं कह रहे कि पहले करप्शन नहीं था, हम तो कह रहे 10 गुना बढ़ा है। और एसआईआर का कोई असर अब फिर होगा? एसआईआर वाला जो मामला है, हाँ, एसआईआर वाला जो मामला है, हालांकि इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मुस्तैद रहे, कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता जहां थे वहां मुस्तैद रहे, और एसआईआर में यहां उतनी गड़बड़ी नहीं कर पाए जितना मैं समझता हूं। अब अंदरूनी प्रशासनिक जो लोग हैं वो बता पाएंगे, चुनाव के पहले चीजें सामने आएंगी, लेकिन जितना मैंने देखा है अपने आसपास, एसआईआर में बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया है। लोग बहुत मुस्तैद थे और थोड़ा समय था, जैसे बंगाल में समय नहीं था तो साहब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इस बार वोट नहीं डाल पाओगे तो क्या है, मतलब क्या मजाक है, सुप्रीम कोर्ट साहब क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में चूंकि समय था तो लोगों ने जांचा परखा भी है, और जो वोट कटे हैं वो कई बार होता है ना कि 2-2 जगह वोट होते हैं, तो ये तो होना चाहिए। तो एसआईआर के लिए तो कोई भी पार्टी कहेगी कि साहब एसआईआर होना चाहिए, लेकिन उसमें किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। जो वोटर है उसका वोट रहना चाहिए, उसका राइट है, और जो नहीं है उसका वोट कटना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अभी मैं नहीं कह सकता कि कोई इसमें घपलेबाजी हुई है, क्योंकि ये चुनाव आने के पहले कुछ चीजें खुलेंगी, कुछ प्रशासनिक लोग होंगे वो बता पाएंगे। मेरे जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन और लोग मुस्तैद भी रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो चीजें नहीं है। अब अचानक कट जाए तो बात अलग है, और सिर्फ ये एसआईआर के जरिए ही नहीं करते हैं धर्मेंद्र जी, इनके बहुत सारी और स्टाइलें हैं कि जहां मान लीजिए आते हैं लोग लगे हैं, वहीं पर ईवीएम खराब होती है जहां माइनॉरिटी वोटर होता है या विपक्ष का वोटर होता है, और जब ईवीएम खराब हो जाएगी, वो खराब की जाती है, तो वहां भीड़ बढ़ेगी तो पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो बहुत कॉमन सी बात है, जो महिलाएं हैं वो घर चली जाएंगी, फिर दोबारा नहीं आएगी। तो आपका वोट गया ना, वो दोबारा नहीं आएगा फिर वोट डालने। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि पुलिस लाठी चार्ज इसके लिए तो फिर कार्यकर्ता को खड़ा होना पड़ेगा। यस, यहाँ पे विपक्ष की थोड़ी कमजोरी है, इसको दुरुस्त करना जरूरी है। और दूसरा एक कमजोरी, और मैं कमजोरी भी बताना चाहता हूँ ताकि कमजोरी पे बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है वो उस बात को समझे भी, ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि जो देखिए उत्तर प्रदेश हो या देश, ये पूरे तरीके से जातिवाद पर राजनीति होती है। मैं अभी भी ये मानता हूं कि राजनीति धर्म पर उतनी नहीं होती जितनी जाति पर होती है, और सबसे भयानक जाति की राजनीति बीजेपी करती है, सबसे भयानक। उसका मैं एक नमूना आपको दे दूं 1 सेकंड में। नितिन नवीन जब लखनऊ आए थे पहली बार, जहां बजरंगबली को उन्होंने नचाया, एक खबर नहीं बाहर निकल के आ पाई, हर चौराहे को आवंटित किया गया था हर जाति के लिए। फला चौराहे पर कायस्थ बिरादरी सम्मान करेगी नितिन नवीन का, फला चौराहे पर पासी बिरादरी करेगी, अगले चौराहे पर साहब ठाकुर समाज करेगा, फिर अगले समाज पर ब्राह्मण समाज करेगा। इससे भयानक जाति की राजनीति कोई नहीं करता। और आपने जातियों को क्या दिया, कुछ मुखौटे दिए। हालत तो ये है कि एक विधायक तो साहब कुछ नहीं कर पाता, अपने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं बचा पाता है। अब इनके कार्यकर्ताओं का असली मामला है, जो कैडर है इस समय बीजेपी का वो नाराज है, आरएसएस के लोग भी नाराज हैं, तो वो कैडर अब खड़ा होने वाला नहीं है। एक नंबर 2, बोलिए। नंबर 2, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो विभिन्न जाति समुदाय हैं उनके लीडरशिप की कमजोरी है। जैसे आप अगर दलित समाज में आएंगे, 21.5% दलित है उत्तर प्रदेश में, दलित और आदिवासी मिलाकर के। उसमें जो बीजेपी ने पॉलिटिक्स की वो नॉन जाटव की पॉलिटिक्स की थी। जाटव समाज बीएसपी के साथ है, चंद्रशेखर के साथ है, कांग्रेस के साथ भी जुड़ रहा है, बीजेपी भी दांव लगाना चाहती है, लेकिन नॉन जाटव जो समाज है वो कहीं अभी अपना जगह देख रहा है, वो नाराज है बीजेपी से, नहीं जाना चाहता है। और ये लीडरशिप कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में नहीं है। चाहे कोरी समाज हो, धोबी समाज हो, पासी समाज की लीडरशिप है सपा में,
और वाल्मीकि समाज हो, हाथरस की बेटी जिसके साथ हुआ, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप हमें खड़ी करनी होगी। सोनकर समाज है, खरवार समाज है, ये अति पिछड़ा समाज हमारा है, जो जिसके साथ भयानक अत्याचार हुए हैं। आप एक एक जाति का नाम लेते जाएंगे, मैं आपको आंकड़े सहित बताता जाऊंगा कि पिछले 2 साल में किस जाति के कितने लोगों की हत्याएं हुई। पाल समाज 1000 के आसपास हत्याएं, विश्वकर्मा समाज 300-400 लोगों की हत्याएं, मैं गिनाता जाऊंगा आपको। ये सारे आंकड़े मौजूद हैं, बाकायदा ऑथेंटिक आंकड़े, जिनमें एफआईआर दर्ज हुई है, जो लोग वीडियो में दिखा के जो लोग मरे। ब्राह्मण समाज के ये तमाम इस तरह के आंकड़े आपको मिलेंगे। तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से फेल कर चुकी है और भ्रष्टाचार इतना है। तो हमारी कमजोरी सिर्फ ये है कि हम अगर लीडरशिप दे दें अति पिछड़ा समाज से, या जो अपर ओबीसी है उसमें भी हम लीडरशिप दे दें, दलित समाज में लीडरशिप दे दें, तो बहुत आसानी। पसमानदा समाज जिसको कई बार हम छोड़ देते हैं, माइनॉरिटी में भी तो विभाजन है, वो उसमें भी तो है, उनके भी अपने कंसर्न है पसमानदा समाज के। ये लीडरशिप अगर हम दे पाते हैं और इन सबको हम राजनीतिक रूप से उनके समाज में लेकर के जाते हैं, तो बीजेपी को हराना बेहद आसान है, बेहद आसान है। मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग तो पूरे तरीके से इस पार्टी को हराने के लिए, इस सत्ता को बेदखल करने के लिए बेताब खड़े। एक सवाल ये भी है, अभी आप जातियों की बात कर रहे हैं, बात सही भी है कि छोटी छोटी जो जातियां हैं वो अपने सेंट्रल लीडरशिप को नहीं, बल्कि जो उनके बीच में रहने वाला नेता उसको ज़्यादा मानती है। क्योंकि कोई लड़ने वाला हो, कोई थाने में जाने वाला हो, कोई कोर्ट कचहरी में जा करके उसके साथ खड़े होने वाला लीडर हो, उसको वो मानती है, उसको चाहती कि वो स्ट्रॉन्ग भी हो और वो उसके साथ में भी हो। लेकिन ये जरूर है, ये सच्चाई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में जिस तरीके से कांग्रेस को अध्यक्ष मिले और उनकी जो पकड़ और उनका जो भाषण, वो ऐसे नहीं है कि है अध्यक्ष है सिर्फ नाम भर के लिए। नितिन नवीन का अगर आप देखेंगे तो कोई एक भाषण नहीं मिलेगा जो छाप छोड़ता हुआ नजर आए, हालांकि उनको अध्यक्ष बने हुए ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है। नड्डा जी का भी कोई ऐसा ओजस्वी तेजस्वी भाषण दिखाई नहीं देता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे उनका भी 2-3 बयान रहा, खींच करके निकालेंगे, आपकी आपत्ति हो सकती है भाषा पर, लेकिन जो करंट वो पैदा करते हैं इस उम्र में आकर के, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दलित फैक्टर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? अभी हाल में बड़ी घटना हुई हल्द्वानी में, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद में उसका शुद्धिकरण किया गया। तो दलित जो है वो क्या वाकई अभी बीजेपी के साथ में है, या फिर वो 5 किलो अनाज वाला जो फैक्टर है वो काम कर रहा है? क्योंकि ये सच्चाई है, हम इसको कैसे भी देखें, लेकिन जो बेचारा गरीब समाज है उसके लिए तो सर्वाइव का सबसे पहले संकट है, वो सर्वाइव कैसे करेगा? तो दलित किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए धर्मेंद्र जी, इसमें विकल्पहीनता केवल एक बड़ा फैक्टर है। गरीब इस बात को समझता है, वो ऐसा नहीं है कि ना समझ है, वो समझता है कि 5 किलो राशन के बदले आप हमारे बच्चे की एजुकेशन छीन रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जब हम उन माता पिता को मालूम है कि हमें वजीफा भी मिलता था, हम स्कूल भी जाते थे, और हमारे लिए मिड डे मील है, लेकिन हमारे बच्चों को मिड डे मील में क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है, उसमें आलू कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है, और उसमें भी दुत्कारा जा रहा है, स्कूल बंद हो रहा है। ये उनको समझ में आ रही है बात। अस्पताल जा रहे हैं तो वहां डॉक्टर नहीं है, और वहां कहीं लोग बिना दवाई के मर जा रहे हैं, ये उनको मालूम है। लेकिन जो आपने पहले बात की है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। गरीब आदमी को सबसे पहले काम किससे होता है? लोकल नेता से। कोई अगर चौकी से भी फोन आ जाएगा, हम लोग तो चलिए थोड़े समर्थ हैं तो बात कर लेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको आज भी डर लगता है। पुलिस व्यवस्था जैसी है, आज भी उसको डर लगता है, तो सबसे पहले अपने नेता को फोन करता है, और वो नेता उसकी जाति का नेता होता है, वो बैठा है बीजेपी में। तो और गरीब आदमी जितना ईमानदार होता है उतना ईमानदार अमीर आदमी नहीं होता। अगर उसने कह दिया कि बाबूजी आप जो कह रहे हैं हम वही करेंगे, हमारा ये काम हो जाए, और वो काम भी ऐसा नहीं है, वो काम होने वाला काम है, तो जब वो नेता लोकल आता है बाद में कि साहब बीजेपी को वोट करना है, तो वो मजबूर होता है, क्योंकि उसकी जो आत्मा है ना, वो बेईमानी करने के लिए गवाही नहीं देती। तो वो होता है। हमारी कमजोरी कहाँ है कि हम वो लोकल स्तर पर अपने लीडर्स नहीं दे पा रहे।
वो उन जातियों के लीडर्स हमारे पास नहीं है जो वो कह सकें, वहां तक पहुंच सकें। उन्हें भी मालूम है कि विपक्ष में है तो ये काम बहुत नहीं करवा पाएंगे, लेकिन ये हमारे हैं और हम इस सरकार से आजिज हैं। और उन्हें मालूम है, बहुत सारा इतिहास भी मालूम है। हम लोग ये समझते थे कि ये जो अभी की पीढ़ी है ये तो इंस्टा पर रहती है और केवल नाच गाना देखती है, लेकिन हमने जंतर मंतर पर देखा कि हमारा भ्रम दूर हुआ कि ये इतना एजुकेटेड पीढ़ी है, इतनी समझदार पीढ़ी है। तो समझदार वो लोग भी हैं, लेकिन वो मजबूर लोग। हम केवल इतना भर कर दें, एक तो विश्वास पैदा करना, तो वो गोदी मीडिया के जरिए नहीं पहुंच पाता, वहां तो मोदी जी जादूगर है, वहां डमरू चल रहा होता है। लेकिन यही अब सोशल मीडिया का जो ताकत है ना, जो आपकी ताकत है, उसने वहां तक पहुंचाया। मैं कल ट्रेन में था, मैं देख रहा था सामने वाला व्यक्ति आपका वीडियो देख रहा है, आवाज मैं आपकी जान रहा था, वो देख उधर रहा था। तो ये ताकत है। ट्रेन में, बसों में लोग जो हमारा समानांतर मीडिया है उसको देख सुन रहे हैं। अब वो जान रहे हैं कि उधर से केवल झूठ है, प्रपंच है। गरीब लोगों के लिए विकल्पहीनता है। हमें विकल्प केवल खड़ा कर देना है। विपक्ष अपने लोकल लीडरशिप, प्रादेशिक लीडरशिप, वो मंडलीय लीडरशिप ये दे देती है और अलग अलग जातियों के लीडर्स खड़ा कर देती है। तो फिर वो गरीब लोग भी जो जान रहे हैं कि ये खैरात नहीं बांट रहे हैं, इस सरकार के मामा फूफा के घर से थोड़ी ना आ रहा है 5 किलो राशन, ये उनके टैक्स का पैसा है। और इस देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जहां अमीर आदमी टैक्स कम दे रहा है, गरीब आदमी ज्यादा दे रहा है। आंकड़े, मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं, मैं इकोनॉमिस्ट को सुन के आया हूं। तो ये जो है ना, माचिस पर टैक्स, पार्ले जी 5 का लेंगे उस पर भी टैक्स है, जीएसटी आप दे ही रहे हैं, कहां टैक्स नहीं है? तो टैक्स गरीब आदमी ज्यादा दे रहा है। ये सरकार केवल उस टैक्स को इधर उधर कर रखे और उनको खैरात बांट रही है। वो समझ रही है कि हम इनको अपनी तरफ से दे रहे हैं, वो तो उनका है, उनका अधिकार है। ये केवल हम बताने में कामयाब हो जाएं, वहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं, तो इस सरकार को कोई भी उखाड़ फेंकने में नहीं रोक सकता। बस हमारे लिए क्या होगा, वो चुनाव आयोग और वो प्रशासनिक मशीनरी, हमारी चुनौती वो होगी। इसलिए मैंने कहा कि जनता खुद ही बैठी हुई है, हमारी चुनौती वो होगी वहां पे, और लोकल हमारी लीडरशिप। 2 हमारे सामने चुनौतियां हैं और तीसरा कोई नहीं है। लोग खुद हमें पुश कर रहे हैं, विपक्ष को पुश कर रहे हैं कि आप आगे आइए। राहुल जी को किसने मजबूत किया? आप और हमें आश्चर्य होगा, जरा जरा से बच्चे, 4-5 साल के, 7-8 साल के बच्चे, राहुल गांधी की उनकी जितनी दीवानगी है मैंने देखा है, जितना बच्चे उनको प्यार करते हैं वो देखिए आप। इसीलिए मैंने एक समय कहा था कि नरेंद्र मोदी का तो समय आया है, राहुल गांधी का दौर आएगा और अगले 25 साल तक राहुल गांधी को कोई हिला नहीं पाएगा। और राहुल गांधी, हम लोग जानते हैं कि ईमानदार हैं और वो, उनकी पूरी विरासत, कांग्रेस पार्टी की गलतियां हो सकती हैं, गलतियां पहले भी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से कोई कभी पीछे नहीं हटा है। और वो चीज हम आगे भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जनमानस, ये तो नेहरू जी की जमीन, ये तो कांशीराम जी की जमीन है, बड़ी उर्वर जमीन है, मुलायम सिंह जी, मायावती जी की जमीन है। अब ये विकल्प नहीं है, बहन जी, विकल्प नहीं है आज की तारीख में। तो वो दलित किसके लिए खड़ा है? और खड़गे जी की जो आपने बात की, खड़गे जी, बड़ी अपील है उनकी, और जितनी हिम्मत के साथ वो बात करते हैं, प्योर अम्बेडकराइट है। और वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आगे डरने वरने वाले व्यक्ति नहीं है, जैसे और विपक्ष के लोगों को डरा लिया। और वो जब बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, लेकिन उनके साथ भी साहब एट्रोसिटी होगी, उनके साथ भी ये अपमान होगा। और ये तो वो पार्टी है जिसने अपने राष्ट्रपति को कभी नहीं उनको सम्मान दिलवा पाए। 2 मंदिरों में उनको नहीं दाखिल होने दिया था रामनाथ कोविंद जी को। उत्तर प्रदेश में, हमारे यहीं कानपुर देहात के कोरी समाज से आते हैं, वो समाज अपमानित हुआ और बीजेपी सम्मान नहीं दिला पाई। वो पूरा समाज बैठा है इनका हिसाब किताब करने के लिए। तो ये अपने राष्ट्रपति का नहीं करवा पाए, लेकिन संविधान की ताकत, राजीव गांधी जी लेके आए थे SC ST एक्ट। दलित समाज कई बार नई चीजों को देखता है कि पीछे क्या था। जब उत्पीड़न नहीं रुक रहा था तो राजीव गांधी 1989 में SC ST एक्ट लेकर के आए, और कितनी सुरक्षा हुई। बैकलॉग की भर्तियां इंदिरा जी के जमाने में, बाबू जगजीवन राम के समय पर कितनी नौकरियां मिली। गांव से कोई आया तो उससे कहा कि चलो अच्छा, रेलवे में चपरासी की नौकरी है, चल जाओ करो, नहीं पढ़े लिखे हो कोई बात नहीं।
ऐसे नौकरियां मिली, वजीफे मिलते थे, स्कूल में जाना है वजीफा मिलेगा। हालांकि मैं ये भी कह रहा हूं कि उस समय जो अध्यापक होते थे, बहुत सारे लोग होते थे जिनके दिमाग में वो जातिवाद घुसा हुआ था, तो वो कई बार उनको गालियां भी देते थे उन बच्चों को, मैं जातिगत गालियां देते थे वो उनकी। और गांधी जी ये काम कर रहे थे कि उनके भीतर से ये जो कुंठा थी उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझता हूं कि जितना जरूरत बाबा साहब के विचारों की है उतनी ही गांधी जी के विचारों की भी है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा काम जो हुआ उसमें बड़ी गलती हुई, वो थी कि कांशीराम जी के मूवमेंट में गांधी जी के विचारों को क्रश कर दिया, जबकि गांधी जी सवर्णों के भीतर ये चेतना पैदा कर रहे थे, ये बोध पैदा कर रहे थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ये मनुष्यों का, ये भी मनुष्य है, इनका जो आप अपमान कर रहे हैं वो उचित नहीं है। और ये लोगों में जा रही थी। बिरला अपने टॉयलेट साफ करते थे, और मुझे याद है एक नाम, एक कोई उस समय के सज्जन थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए, उस समय गांधी जी वर्धा में थे, पीएचडी करके गए, कोई मिश्रा थे, नाम मैं अभी पूरा भूल रहा हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि बापू हम कुछ करना चाहते हैं आपके साथ। तो गांधी जी ने सोचा पढ़ा लिखा नौजवान है, अपना चला जाएगा, नौकरी वोकरी करेगा, कोई और काम करेगा, परिवार का बच्चा होगा। 15 दिन के बाद फिर मिला कि बापू आपने मुझे कुछ बताया नहीं। उन्होंने पूछा नाम क्या है, तो फला मिश्रा। क्या करते हो, कहा डीफिल की है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उन्होंने कहा कि आज से आश्रम में टॉयलेट की सफाई करोगे। उन्होंने लिखा है कि उस गांधी ने मेरे भीतर का पूरा ब्राह्मणवाद निकाल दिया और मनुष्य बना दिया हमको। हम जो ऊंच नीच का भेदभाव करते थे वो हमारे भीतर का निकल गया, हम इंसान बन गए। वो बाद में गांधी जी के आश्रम के साथ जुड़े रहे, अभी कुछ दिनों पहले ही उनका देहांत हुआ है। ये गांधी के मूल थे। और पूरे कांशीराम जी के मूवमेंट में ये एक गलती हुई कि उन्होंने गांधी जी को क्रश किया। ये पैरेलल चलनी चाहिए थी चीजें। और ये दूसरे लोग, इनको वो नहीं मानता हूं, ये पॉलिटिकल और आरएसएस के तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग हैं जो ये बार बार बताते हैं कि नहीं साहब देश ऐसे चलेगा। इनके भीतर की कुंठा है, भयानक कुंठा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि लोग समानता का व्यवहार कर रहे हैं। ये देश एक संविधान को मानता है, लोकतंत्र को मानता है, और अब समानता को मानता है। पढ़ लिखा है समाज है ना, कोई आप मुझे बता दीजिए जो सवर्ण समाज से हो, पढ़ा लिखा हो, चेतना संपन्न हो, और वो कभी इस तरह की असमानता की बात करे? नहीं करेगा। ये वो पॉलिटिकल लोग हैं जिन्हें लगाया गया है कि ताकि दलितों का आप अपमान कीजिए और इनको उसी कंडीशन में रखने के लिए बेबस कीजिए। तो हमला किस पे कीजिए? खड़गे जी पर। तो इसका जवाब मिलेगा ना अभी। और मैं बराबर कहता हूं कि नहीं, ये संवैधानिक तरीके से बदलाव होंगे। ये कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की कारस्तानी करते हैं। ये वो हिंदुत्ववादी कुकुरमुत्ते की तरह उगाते हैं, जैसे बरसात में कुकुरमुत्ता आता है, हिंदुत्ववादी संगठन हो गए। अभी तो आरएसएस का रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं होगा तो इंतजाम होगा, ये भी है। और जो कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं ना, इनकी दुकानें भी बंद होंगी, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा। और ये अपमान बहुत भारी पड़ेगा बीजेपी को, या तो बीजेपी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं तो मांग कर रहा हूँ इन पर लगाइए एनएसए, आप भेजिए जेल और नहीं होने दीजिए जमानत, तब तो आपकी ईमानदारी है। और अगर आप एफआईआर करके उनको जमानत दे देते हैं, इसका मतलब है कि आप उसमें शामिल हैं। आपकी मानसिकता संविधान विरोधी है, आपकी मानसिकता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपमान करने की है और समूचे दलित समाज को अपमान करने की मानसिकता है। और मैं ये मानता हूं ये बीजेपी की मानसिकता है, ये मानसिकता आरएसएस की है और इस सरकार की है। ये वो और लोग इसमें शामिल नहीं है। बहुत प्रोग्रेस है ये देश। और आज वही लोग जो कभी नरेंद्र मोदी के मुरीद हुआ करते थे, आज उखाड़ फेंकने के लिए वो लोग भी बेताब है। उन्हें मालूम है कि इन्होंने क्या दिया है। लाठी डंडा और हिंसा नफरत के अलावा क्या मिला है? उस समाज को भी क्या मिला जो इनका कभी बोझा ढो रहा था? उसको भी नहीं मिला। विपक्ष के लिए माहौल बना है, इसमें दो राय नहीं है। बीजेपी बैकफुट पर है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष के लिए चैलेंज अभी भी बहुत बड़ा है, क्योंकि दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, उनका अपना चुनाव है। उनको पता है कि यहाँ से अगर उतर गए तो फिर उसके बाद में बीजेपी और गुजरात लोबी वो फिर हाशिए पर डाल देगी। तो उनके लिए अपना चुनाव है। मोदी जी के लिए भी चैलेंज है कि अगर यूपी अगर हार गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा 2029 बचाना। और ऐसे में क्या होगा, इंतजार इस बात का है।
प्रोफेसर साहब आप आए और बड़ी बारीकी से जो निचली कड़ियां थी उसको आपने झंझोरने का काम किया। और सच्चाई यही है कि अगर आप निचले स्तर पर काम नहीं करेंगे, केवल हवाबाजी, रीलबाजी या ऊपर ऊपर जो है वो गुलदस्ता दे करके नेताओं के इर्द गिर्द घूमना, ये करना वो करना, अगर वही होगा तो फिर रिजल्ट वही होगा जो 2022 में हुआ था। अगर नीचे काम होगा, क्योंकि ऊपर से माहौल बन रहा है, नीचे अगर वो कितना पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका भी धर्मेंद्र जी, इस देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में लगातार खड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।